तो जब हांसी फ्लिक मैनेजर बने थे बार्सिलोना के तो काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे कि कैसे ये एक इतनी यंग और एक अंडर कुक टीम को काबिल बना देंगे इसके कि ये compete कर सके, चैम्पियंस लीग में आगे जाना है, ला लीगा में compete करना है। रियाल मैड्रिड को देखो, पिछले इतने सालों में इतनी सारी चैम्पियंस लीग जीती है, पिछले ही सीज़न एक लीग टाइटल जीता है, एक चैम्पियंस लीग टाइटल जीता है। तो जब पहला एल क्लासिको हुआ था तो सबके मुंह बंद कर दिए थे हांसी फ्लिक ने, और उस दौरान आपको याद हो तो बैक टू बैक मैचेस में पहले बायर्न म्यूनिख को 4-0 हराया, फिर 4-0 हराया रियल मैड्रिड को ही, और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था हांसी फ्लिक ने और बार्सिलोना ने कि देखो हम भले ही अभी बेस्ट ऑफ द शेप्स में नहीं है अपने एज फार एज द फाइनेंशियल सिचुएशन इज कंसर्न, अभी भी काफ़ी ड्रामा हुआ डैनी ओल्मो वाली सिचुएशन को लेके, बहुत कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, शायद स्क्वाड उस तरीके का नहीं है जैसा हम बनाना चाहते हैं, बट स्टिल जो टैलेंट है, जो लामासिया के लौंडे हैं और जिस तरीके से मैं टीम बनाना चाहता हूं और जैसा मैं चाहता हूं टीम खेले, अगर वैसा खेल गई तो ये रिजल्ट आपके सामने है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा बारसा के सीज़न की शुरुआत में अभी तक, और आप अभी भी नहीं कह सकते कि शोर शॉट बारसा ला लीगा टाइटल जीत जाएगी, बिकॉज थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। बट जहां पर कप कॉम्पिटिशन्स की बात आती है या वन ऑफ मैचेस की बात आती है, आई थिंक इस टीम को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर उस टाइम जब हांसी फ्लिक को चूज़ किया जा रहा था एज अ मैनेजर या सीज़न की शुरुआत हुई थी और आपसे कोई बोलता कि बार्सिलोना जो पहले 2 क्लासिको होंगे इस सीज़न उसमें 9-2 की स्कोर लाइन से एग्रीगेट हराएगी रियल मैड्रिड को, 9 गोल मारेंगे 2 मैच में, तो आपने शायद भरोसा नहीं किया होता, मैंने शायद किसी ने भी भरोसा नहीं किया होता इस बात का। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, इसको मानना पड़ेगा आपको, इसको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये अब एक असलियत है, रियलिटी है ये। बार्सिलोना ने 9 गोल मारे हैं रियल मैड्रिड को पिछले 2 मीटिंग्स में, 4-0 से हराया था बर्नाबाओ पे, और आज जब सऊदी अरेबिया में मैच हो रहा था सुपर कप, स्पेनिश सुपर कप का फाइनल, वहाँ पे भी 5 गोल मारे हैं और बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को। जवाब में रियल मैड्रिड सिर्फ 2 ही गोल स्कोर कर पाई, और वो दूसरा गोल भी मैं कहूँगा कॉन्सोलेशन टाइप ही था, ज़्यादा उसका कोई महत्व है नहीं। बट अगेन बार्सिलोना हैव डिस्ट्रॉयड रियल मैड्रिड, और बहुत सारे सवाल खड़े होके उठ जाते हैं रियल मैड्रिड के सामने। तो इस मैच की मैं बात करूँगा। एक और मैच हुआ जहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिखाया कि क्यों वो FA कप जीते थे लास्ट सीज़न, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पिरिट की हम बात करते हैं, दे डग डाउन डीप। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी आर्सेनल के अगेंस्ट, एमिरेट्स पे, आर्सेनल के होम पे। एक रेड कार्ड भी मिल गया था उनको, डिएगो डालो सेंट ऑफ हो गए, और 10 मैन से होल्ड करके एक्स्ट्रा टाइम पे ले जाके पेनल्टीज पे उन्होंने मैच जीता। वेल डिजर्व विक्ट्री। तो इन 2 मैचेस की हम बात करने वाले। एज अ न्यूट्रल मुझे तो मज़ा आ गया भाई, मेरा तो संडे जो मना है भाई, सुपर संडे, मज़ा आ गया बिल्कुल। 2 ऐसे खतरनाक मैचेस देखे हमने और उनकी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले क्लासिको की बात करते हैं, रियल मैड्रिड बार्सिलोना। जिस तरीके से फिर से बार्सिलोना बिच स्लैप्ड रियल मैड्रिड 5-2 की स्कोर लाइन से। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो रियल मैड्रिड के लिए हुआ इस मैच में वो था शेज़नी का रेड कार्ड, क्योंकि जिस तरीके से मैच जा रहा था कोई भी स्कोर लाइन पॉसिबल थी, और जैसे बार्सिलोना फ्री फ्लोइंग तरीके से गोल स्कोर कर रही थी, और ये जो 8-2 वाले मीम्स बनते रहते हैं, ऐसा लग रहा था कि आज कहीं उल्टा ना पड़ जाए, रियल मैड्रिड पे 8-2 ना हो जाए। और आज तक की जो सबसे बड़ी एल क्लासिको विन है, आई थिंक वो रियल मैड्रिड की है बार्सिलोना पे। 11-1 1930s में कोई मैच हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि शायद 11-1 आज बार्सिलोना हरा देगी रियल मैड्रिड को। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई थी सेकंड हाफ की, और अगर वो रेड कार्ड नहीं मिला होता शेज़नी को तो कुछ भी स्कोर लाइन पॉसिबल थी। बट आई वुड से कि उसके बाद काफ़ी मेलो डाउन हो गया मैच। उसके पहले जो हमने 60-70 मिनट देखा वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और बात करेंगे एक एक गोल की और जिस तरीके से सेटअप थी दोनों टीम्स। तो सबसे पहले तो मैच की शुरुआत मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी की रियल मैड्रिड ने। सबको यही लग रहा था कि जो हाई लाइन खिलाती है बार्सिलोना उसको एक्सपोज करेगी रियल मैड्रिड, और लास्ट मैच में भी इसी चीज़ का डर था। और लास्ट मैच को इस तरीके का था कि 4-0 रियल मैड्रिड के फेवर में भी हो सकता था, इतनी ज़्यादा क्लोज ऑफ साइड कॉल्स थे। बट बार्सिलोना को जब जब चांस मिलता है, क्लिनिकल है बार्सिलोना बहुत ज़्यादा पिछले 2 मैच से रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो चांसेस अपने बार्सिलोना लेती है। और आपको याद हो तो मीम्स भी बहुत बने थे किलियन एम्बापे पे लास्ट मैच के बाद की सोर्सेज से ही स्टिल ऑफ साइड, अभी तक ऑफ साइड पोजीशन में ही घूम रहे हैं एम्बापे, और आई थिंक 8-9 ऑफ साइड्स हो गई थी उनके अगेंस्ट पिछले मैच में। तो ये सारी चीज़ें थी कि अगर एम्बापे उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, थोड़ा सा ठीक कर ले,
तो बारसा को हर्ट कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ। शुरुआत बहुत अच्छी की रियल मैड्रिड ने, शुरू के 10 मिनट काफ़ी सही थे रियल मैड्रिड के लिए, और जो हाई लाइन थी बार्सिलोना की, आई थिंक बाल्डे थोड़ा सा बेटर कर सकते थे डिफेंसिवली, लेकिन जिस तरीके से ब्रेक किया रियल मैड्रिड ने, और एम्बापे की इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिश किया, एंड आई थिंक एम्बापे हैड अ गुड गेम। अब आप एम्बापे को नहीं फॉल्ट पे डाल सकते, जैसे क्या होता है, जितना बड़ा प्लेयर होता है उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है और उतना ज़्यादा उसको क्रिटिसिज्म मिलता है। तो क्लियरली एम्बापे इज़ नॉट एट फॉल्ट। जो फॉल्ट है और जो कमियां हैं रियल मैड्रिड की, उस पर अभी मैं आऊँगा, लेकिन एम्बापे का गेम आज अच्छा था, और जिस तरीके से शुरुआत हुई मैच की तो लग रहा था कि हाँ यार रियल मैड्रिड आर अप फॉर इट, लेकिन तुरंत जैसे ही गोल खाया बार्सिलोना ने, उसके बाद एक टैक्टिकल ट्वीक कर दिया हांसी फ्लिक ने। आप देखेंगे इस मैच में बार्सिलोना की जो बैक लाइन थी वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, जैसे लगभग हर मैच में आप देखेंगे हाफ लाइन के आसपास बैक लाइन रहती है बार्सिलोना की, इस बार थोड़ी सी पीछे थी। तो इसका मतलब ये था कि फ्री पास नहीं मिलेगा रियल मैड्रिड को, कि भाई एक बॉल ऊपर निकाली या पेस से आपने बीट कर दिया, लाइन को आप ब्रेक करने या लाइन को आप ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं एक एरियल पासिस के थ्रू, जो उस दिन करने की कोशिश की जा रही थी और टीम अक्सर ट्राई करती है बार्सिलोना के करने के लिए अगेंस्ट। तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया बार्सिलोना का डिफेंसिवली, लेकिन रियल मैड्रिड सेम तरीके से अटैक कर रहे थे। बेलिंगम अटैक में बेलिंगम हमेशा अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, पीछे नहीं आ रहे थे। कामाविंगा का बहुत खराब गेम जा रहा था, जिसका मतलब ये था कि वेलवर्डे पे अकेले पे जिम्मेदारी थी उस मिडफील्ड को कॉम्बैट करने की। गावी, कसाडो, पेड्री, अकेले वेलवर्डे पीछे आ रहे थे, और एट टाइम्स उनको रफीनिया को भी ट्रैक बैक करना पड़ रहा था। अगर वेलवर्डे नहीं होते फर्स्ट हाफ में तो इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही थी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड, और इतनी ज़्यादा लाइंस उनकी खाली थी और इतनी आराम से पासेस निकल रहे थे बार्सिलोना के, कि वो जो 4-1 पे खत्म हुआ है फर्स्ट हाफ, वो फर्स्ट हाफ में ही 6-1 7-1 हो जाता। तारीफ करेंगे बार्सिलोना की यहाँ पर, जिस तरीके से कसाडो ने डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को, और स्ट्रक्चर एकदम खराब था रियल मैड्रिड का। पेड्री अपनी यूजुअल सबलाइम फॉर्म में थे। आई थिंक अगेन मैन ऑफ द मैच रफीनिया ही होंगे इस मैच के भी। लास्ट मैच के लिए भी मैंने सेम कहा था, हर चीज़ कर सकता है वो आदमी, फिनिश कर सकता है, भाग सकता है, डिफेंसिवली पीछे आगे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आपको याद हो, एक जो चीज़ रफीनिया ने दिखाई, लीडरशिप की हम बात करते हैं फील्ड पे, जैसे मैं चेल्सी की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ हमेशा कि लीडर्स नहीं दिखते मुझे फील्ड पे। रफीनिया बीइंग द कैप्टन और बीइंग द फ्यूचर ऑफ दिस क्लब, आपको याद हो तो जिस तरीके से किलियन एम्बापे को इंजरी हुई और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो रेफरी उनको कह रहे थे कि भाई तुम जल्दी उठो और बाहर जाओ टच लाइन के, वहां पे अपना ट्रीटमेंट लो। तो वो आराम आराम से अपना टाइम ले रहे थे। रफीनिया ने बैग उठाया फिजियो का, उसको बाहर जाके रखा है ग्राउंड के कि भाई तू आ जा, अभी 1-0 चल रहा है, हमें कम बैक करना है। और वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिख रही थी आपको, वो इंटेंसिटी दिख रही थी बार्सिलोना में, एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द प्लेयर्स। और हेड्स डाउन नहीं किए, शोल्डर्स बिल्कुल डाउन नहीं किए, और वो दिख रहा था। और 1-0 पे भी आप कह सकते हैं कि रफीनिया को 2 चांसेस मिले थे बहुत अच्छे, जहां पर एक हेडर उन्होंने सीधा मार दिया कोर्तुआ पे, और एक और शॉट था जो उन्होंने लिया फार पोस्ट, वो जस्ट मिस हुआ। तो स्निफ तो थी, बार्सिलोना को पता था कि भाई हम लगे रहेंगे, चांसेस बन रहे हैं, बहुत इजीली खुल रहा है मैड्रिड का डिफेंस। तो वहां पर आई थिंक रफीनिया ने फिर से एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है। सेम चीज़ जो मैंने 4-0 वाली विक्ट्री के लिए गई थी, आई थिंक उसके अलावा ज़्यादा और कुछ कहने के लिए है नहीं। रफीनिया इज़ द मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर। अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन था फॉर्म, बट जब रफीनिया ऐसा खेलता है, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अंडररेटेड है, बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती उनकी जितनी की जानी चाहिए, और इस बार्सिलोना टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन माई ओपिनियन। अब बात करते हैं कि रियल मैड्रिड की गलतियां क्या हैं। देखिए, अगर रियल मैड्रिड की आप बैकलाइन पे नजर डालेंगे तो बैकलाइन थी, राइट बैक पे लूकास वास्क्वेज, उनकी साइड पे सेंटर बैक थे चुआमेनी, फिर लेफ्ट सेंटर बैक थे रूडिगर, और लेफ्ट बैक थे फर्लैंड मेंडी। तो एक बात तो साफ हो जाती है, जितना भी डैमेज हुआ है, बार्सिलोना ने जो डैमेज किया है, मोस्टली वो रियल मैड्रिड की राइट हैंड साइड से आया, बार्सिलोना की लेफ्ट साइड से। चुआमेनी फंक्शन नहीं कर सकते एज अ सेंटर बैक जब लूकास वास्केज राइट बैक है। इतनी बुरी तरीके से वो एक्सपोज हो जाते हैं, लाइबिलिटी हैं, ना वो मार्क कर सकते हैं, ना फिजिकल हैं, ना किसी भी तरीके की पोजीशनल अवेयरनेस है उनमें। अगर आप पहला गोल देखेंगे लमीन यमाल का, तो वहाँ पर मौका था जहाँ चुआमेनी उनको टैकल मार सकते थे, लेकिन कभी कभी अगर आपने फीफा खेला हो या FC25 आजकल आप खेल रहे हो, 24 खेल रहे हो, तो उसमें कभी कभी जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि अटैकर एक तरफ मुड़ेगा, तो आप मिस टाइम कर देते हैं अपना टैकल, और हवा में वो खाली टैकल मार देता है बंदा आपका, और दूसरी तरफ से फिर वो काट के आपके डिफेंडर को गोल कर देता है। सेम चीज की लमीन यमाल ने, मिस हो गया टैकल चुआमेनी का, क्योंकि उनको लगा कि वो शायद इस तरफ से काटेंगे। हाँ, उसमें यमाल की भी ब्रिलियंस है, नो डाउट अबाउट इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एक नेचुरल सेंटर बैक वहां खेल रहा होता तो शायद उस सिचुएशन में बेहतर तरीके से डिफेंड करता, जैसा चुआमेनी ने किया।
उसके थोड़ी देर के बाद एक ब्रेन फेड मोमेंट होता है कामाविंगा का, और मेरे हिसाब से तो भैया वो रेड कार्ड था, कोई कुछ भी बोले, और बहुत लकी थे कामाविंगा कि उनको रेड कार्ड नहीं मिला, सिर्फ पेनल्टी और येलो कार्ड देके उनको छोड़ दिया। अब देखिए ये सुपर कप है, इसकी मैं बात करना चाहता हूँ। इसको बना दिया है एक कमर्शियल इवेंट, एक स्पेक्टिकल बना दिया रादर देन अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव मैच। हाँ कॉम्पिटिटिव है, ट्रॉफी आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि यार मैच की क्वालिटी ना खराब हो जाए। अभी तो 1-1 है, और अभी तो देखो इतना कम टाइम हुआ है, 15-20 मिनट ही हुए हैं। अभी अगर ये लोग 10 मैन हो जाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा बार्सिलोना रियल मैड्रिड को देखने का, जो हम सोच रहे हैं कि एक बराबरी का मैच होगा, एक हाई इंटेंसिटी मैच होगा, दोनों टीमें चाहिए हमें फुल स्ट्रेंथ पे। तो जहां पर 50-50 टाइप का टैकल है वहां पर येलो कार्ड देके छोड़ दिया जाए। मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन वो क्लियर रेड कार्ड था, और कामाविंगा बहुत लकी थे कि उनको सेंड ऑफ नहीं किया गया वहां पे। लेकिन लेवेंडोस्की स्टेप अप करते हैं, पेनल्टी मिली वहां बार्सिलोना को, 2-1 स्कोर हो गया। उसके बाद तुरंत फिर हल्का सा टैक्टिकल चेंज करते हैं हांसी फ्लिक। तीसरे गोल में अगर आप देखेंगे तो लेवेंडोस्की आ जाते हैं डीप मिडफील्ड में, गावी, पेड्री और कसाडो को ज्वाइन करते हैं, जिसका मतलब यह है कि वेलवर्डे अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल, क्योंकि जूड बेलिंगम तो आगे हैं, कामाविंगा को कोई होश नहीं है, बहुत खराब गेम जा रहा है कामाविंगा का। अब पीछे सिर्फ रूडिगर और वास्केज है, दोनों को पता नहीं है कि एक मैन फ्री है। रफीनिया फ्री रहते हैं, कुंडे की शानदार बॉल आती है बॉक्स के अंदर, लेकिन क्रिमिनल डिफेंडिंग बाय लूकास वास्केस, और एक फ्री हेडर मिलता है रफीनिया को। कैसे रियल मैड्रिड अलाउ कर रही है उस हाफ स्पेस में घुसने के लिए रफीनिया को? ये बहुत बड़ी गलती है रियल मैड्रिड की, और आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते रफीनिया को। वो चीज़ होती है वहाँ पर, रफीनिया गोल स्कोर करते हैं, शानदार फिनिश होती है। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि जो चांसेस थे वो लिए, जैसे जैसे चांसेस मिले, क्लिनिकल बहुत थी बार्सिलोना, और 3-1 हो गया। ऐसे यूं देखते ही 3-1 हो गया, और फिर तो ऐसा लग रहा था कि भाई एकदम कॉन्फिडेंस गिर गया है रियल मैड्रिड का। अब यहाँ से तो वापसी करना नामुमकिन है, भले ही रियल मैड्रिड है, बट कुछ ठीक नहीं हो रहा है भाई, और डिफेंसिवली तो बहुत खराब चीज़ चल रही है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो रियल मैड्रिड का शेप बहुत खराब है, प्रेस करते समय बैकलाइन इज ऑल ओवर द प्लेस। किसी को होश ही नहीं है कि लेवेंडोस्की की पोजीशन क्या है, कहाँ पर घूम रहे लेवेंडोस्की, पोजीशनल अवेयरनेस कुछ नहीं है। पेड्री वॉज रनिंग राइट, मतलब इतना फ्री मूवमेंट हो रहा था पेड्री का, जहां मर्जी थी वहां पे दिख रहा था पेड्री आपको खेलते हुए, और बिल्कुल एक तरीके से कार्बन कॉपी था ये लास्ट क्लासिको का। बस फर्क इतना था कि बार्सिलोना बहुत ज्यादा अच्छी थी आज डिफेंसिवली भी, और टैक्टिकल ट्वीक्स हमको देखने को मिल रहे थे हर थोड़ी थोड़ी देर। चौथे गोल में फिर से गलती होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि हर गोल में जो आज कंसीड किया रियल मैड्रिड ने, इवन बार्सिलोना ने भी जो 2 गोल कंसीड किए, अभी उस पर भी आऊंगा मैं, सेकंड गोल पे भी आऊंगा रियल मैड्रिड के, बट 7 गोल हुए आज, सातों के सातों में आप कहेंगे कि इंडिविजुअल एरर्स थे, इनको बचाया जा सकता था। अब चौथा गोल आप देखिए, कॉर्नर मिलता है रियल मैड्रिड को, उनको चाहिए कि चलिए हाफ टाइम पर जाते हैं 3-1 की स्कोर लाइन से, ज़्यादा कुछ नहीं है, रीग्रुप करते हैं या कोशिश करते हैं इस कॉर्नर पे अच्छा अटैक करने की, और कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो 3-1 पे जाएंगे हाफ टाइम पे। फिर से गलती करते हैं, रॉड्री को बॉल दे देते हैं सीधा, वहां पर आराम से फिर एक काउंटर अटैक बनता है बार्सिलोना का। स्टिल बार्सिलोना को बहुत कुछ करना था वहां पे, बट बाल्डे शानदार तरीके से फिर से फिनिश करते हैं। अगेन ब्रिलियंट वर्क डन बाय रफीनिया, वहां पर यमाल को बॉल मिलती है रॉड्रिगो से, यमाल खिलाते हैं रफीनिया को, रफीनिया देते हैं बाल्डे को, और शानदार तरीके से लिंकअप होता है वहां पे, और बहुत ही बढ़िया फिनिश करते हैं बाल्डे। और कुछ भी नहीं था, मतलब वहां पर एकदम बुरी तरीके से नॉकआउट कर दिया था, और 4-1 पे तो सबको पता चल ही गया था कि अब बार्सिलोना जीतने वाली है। सवाल यही था कि भाई कितने गोल मारेगी आज बार्सिलोना? 4 गोल तो इन्होंने मार दिए, उसके अलावा 2 चांसेस और बनाए, तो क्या होगा? 11 गोल मार देंगे, 12 गोल मार देंगे, करने क्या वाले हैं भाई? ये गेम तो हाफ टाइम पे किल हो गया था, लेकिन फिर से रफीनिया ने गोल मार दिया काउंटर अटैक पे। कोई जवाब नहीं रियल मैड्रिड के पास, कोई पोजीशनिंग नहीं, रिकवरी पेस नहीं, रफीनिया को रोकना नामुमकिन, और स्कोर हो गया वहाँ पे 5-1। तो अब तो भाई डैमेज लिमिटेशन थी रियल मैड्रिड के लिए, और यही लग रहा था कि बस अब इस एम्बैरेसमेंट को बचा लें थोड़ा बहुत, और इज्जत लेके अपनी घर चले जाएं वापस, और फिर देखें कि क्या कर सकते हैं। उसके बाद एम्बापे को एक मौका मिला, ही वॉज थ्रू ऑन गोल, और शेज़नी आए आगे आके, उन्होंने कोशिश करी टैकल करने की बॉल को, लेकिन एम्बापे को वो टैकल कर बैठे, और सही रेड कार्ड था वो भी, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन था वहाँ पे। अब 5-1 की स्कोर लाइन है, और रेड कार्ड मिल चुका है, और तुरंत जो फ्री किक मिली उस फाउल से रियल मैड्रिड को, वहाँ से रॉड्रिगो ने शानदार गोल मारा। अब इनाकी पेनिया शायद बेटर कर सकते थे वहाँ पे, क्योंकि आपके पास फार पोस्ट को डिफेंड करने के लिए वॉल है, नियर पोस्ट आपको बचाना है, लेकिन वो भी इनाकी पेनिया नहीं बचा पाए, उनके हाथ से लग के बॉल गोल के अंदर चली गई। तो 7 गोल अभी तक हो चुके हैं इस मैच में, और सातों के सातों गोल में आप कह सकते हैं कि किसी ना किसी प्लेयर की गलती थी या इंडिविजुअल एरर था, और सामने वाली टीम ने वो चांस लिया है। तो बेसिकली बात यह थी कि बार्सिलोना गलतियां करवा रही थी रियल मैड्रिड से इस पूरे मैच में, और थीम यही थी।
अब यहाँ पर जो कॉज फॉर कंसर्न है ना सबसे बड़ा, कि अगले फिर जितने भी मिनट बाकी थे जब रेड कार्ड मिला शेज़नी को, किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि रियल मैड्रिड गेम चेस कर रही है, रियल मैड्रिड एक और गोल मार देंगे। फिर से चेंज कर दिया शेप अपना हांसी फ्लिक ने बार्सिलोना का। ऑल्मो को लेके आए, इनाकी पेनिया आ चुके थे, यमाल को हटाया, गावी को हटा और स्ट्राइकर ही हटा दिया सिस्टम से। 5-4-0 की एक फॉर्मेशन में वो आ गए। लेवेंडोस्की पीछे आके मिडफील्ड में खेलने लगे। काफी नैरो डिफेंडिंग हो गई बार्सिलोना की, जिसका मतलब ये था कि सेंट्रली कुछ नहीं बना पा रही थी रियल मैड्रिड। और आप देख सकते थे कि ऑल्मो और फेरान टोरेस बेसिकली विंग बैक्स की तरह काम कर रहे थे, तो वाइड एरियाज में सिर्फ क्रॉसेज ही डाल पा रही थी रियल मैड्रिड, तो ज्यादा कुछ बना नहीं उनका। एक चांस मिला लास्ट में एम्बापे को एडिट टाइम में, जिसको बहुत अच्छी तरीके से सेव किया ना कि पेनिया ने। उसके अलावा आप नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट किया रियल मैड्रिड ने। कसाडो वॉज ब्रिलियंट। अराहुओ आने के बाद इनिगो मार्टिनेज को इंजरी हो गई थी। हाँ, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया। इनिगो मार्टिनेज को इंजरी हुई, अराहुओ आए और बहुत बढ़िया खेले अगेंस्ट विनीशियस एंड एम्बापे। और यही होता है, जैसा एक आध अपॉर्चुनिटी हाफ चांस मिला जैसे रॉड्रिगो को टू गो थ्रू ऑन गोल। अब मान लीजिए चुआमेनी जैसा प्लेयर वहाँ डिफेंड कर रहा है जो कि एक नेचुरल सेंटर बैक नहीं है, वर्सेस अराउओ जो कि सेंटर बैक है, उसी की पोजीशन है। तो अराउओ के लिए आसान है उस सिचुएशन से रोकना अटैकर को, जो चुआमेनी नहीं कर पा रहे थे। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अराउओ के आने से बहुत स्टेबल लगा मुझे बार्सिलोना का डिफेंस। अब अराउओ अगर जाते यूवेंटस तो बहुत बड़ा लॉस होगा इन माय ओपिनियन, क्योंकि अगर वो फिट रहते हैं तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स दैट बार्सिलोना हैव राइट नाउ। ओवरऑल अगर आप रियल मैड्रिड की बात करें तो एम्बापे का अच्छा मैच था। विनीशियस घोस्ट कर गए, बेलिंगम का स्टिंकर, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस। और कोई रियल मैड्रिड के लिए आप कह नहीं सकते कि ऐसा कोई अच्छा खेला। बार्सिलोना के लिए मैंने सभी प्लेयर्स की बात कर ली। अब आते प्रॉब्लम जो है रियल मैड्रिड की। अब देखिए, जब वास्केज और चुआमेनी को हटाया तो वो असेंसियो को लेके आए और वेलवर्डे चले गए राइट बैक खेलने। तो अब ये जो स्टबननेस है ना रियल मैड्रिड की, कि भाई हमें ना तो अकेडमी से प्लेयर प्रॉपरली प्रमोट करने हैं, और ना जब तक प्रॉपर एक ऑप्शन आ जाता है या प्रॉपर वो प्लेयर अवेलेबल होता है जो हमको चाहिए ट्रांसफ़र मार्केट में, तब तक हम उसको लेके आएंगे नहीं। तो देखिए, ये एक हद तक तो चल जाता है और आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों इस अप्रोच को अभी तक क्वेश्चन नहीं किया गया है, क्योंकि रियल मैड्रिड टाइटल्स जीत रही है भाई। इतनी सारी चैंपियंस लीग जीती है, 6 चैंपियंस लीग जीत ली 10 साल में। पिछले 3 साल में 2 चैंपियंस लीग जीते हैं, 2 ला लीगा टाइटल जीते हैं। तो आप क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, बट इस तरीके की चीज़ें कितनी सस्टेनेबल हैं वो हम नहीं जान पाएंगे। तो अभी करंटली मेरे ख्याल से चाहिए रियल मैड्रिड को प्रॉपर एक फुल बैक चाहिए, राइट बैक चाहिए। कार्वाहाल की कमी कितनी ज़्यादा खल रही है ये आप देख सकते हैं हम। और कार्वाहाल और रामोस के पहले जो आखिरी राइट बैक खेले थे रियल मैड्रिड के लिए वो थे अलवारो आर्बेलोआ। तो प्रिटी मच समझअप कि किस तरीके से एक मेक शिफ्ट तरीके से कभी वेलवर्डे खेल लेते हैं, कभी कामाविंगा लेफ्ट बैक खेल लेते हैं, कभी चुआमेनी सेंटर बैक खेल रहे हैं। जैसे तैसे जोड़ तोड़ के सांठ गांठ करके एक टीम बना देती है, एक बैकलाइन बना देती है रियल मैड्रिड। लेकिन कप में इतना अच्छा करती है रियल मैड्रिड, स्पेशली चैंपियंस लीग में, और लीग भी जीती रही है रियल मैड्रिड। तो इस तरीके की अगर ह्यूमिलिएशंस होती भी हैं तो वो सब छुप जाती हैं, क्योंकि ट्रॉफीज आप जीत रहे। तो आई गेस इट्स ओके, बट ये कब तक कर पाएंगे, कितना सस्टेनेबल होगा, उसका मुझे आइडिया नहीं है। और इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंटली होने लग गई तो हम इस चीज़ का बोलेंगे कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, या इस चीज़ पे हम सवाल उठाएंगे। बट एज थिंग स्टैंड अगर आप अभी ला लीगा टेबल पे भी नज़र डालेंगे तो रियल मैड्रिड अभी ऊपर है बार्सिलोना से, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? एटलेटिको मैड्रिड भी अभी यार इन द मिक्स 5 पॉइंट आ गया है अभी रियल मैड्रिड बार्सिलोना से एज वी स्पीक, और एटलेटिको मैड्रिड तो अभी टॉप पर है 1 पॉइंट क्लियर ऑफ रियल मैड्रिड। तो ठीक है, जैसा भी चल रहा है रियल मैड्रिड का ठीक है। वो पैनिक साइनिंग्स नहीं करते हैं, फालतू जहाँ पैसा नहीं लगाना वहाँ नहीं लगाते, और आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते जैसा मैंने कहा ट्रॉफी जीत रहे। तो क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन है ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ डेफिनेटली जब तक राइट प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा या वो प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा, मे बी ट्रेंट का ही वेट हो रहा है कि भाई तू फ्री पे आ जा तो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा, तो जब तक हम काम चला लेंगे। तो ठीक है, इफ दैट्स द अप्रोच तो मैं समझ सकता हूँ, बट ये सस्टेनेबल कितना है और क्या इस सीज़न अफेक्ट करेगी ये चीज़ रियल मैड्रिड को? नहीं तो आप अकेडमी से प्रमोट करा के खिला दो प्लेयर्स को, जो भी है, बट देखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है अभी करंटली ये सिचुएशन क्या है। आपका जो भी इस पे थॉट हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। रियल मैड्रिड नॉट रिलाइंग ऑन अकेडमी प्लेयर्स इतना ज़्यादा, या फिर खरीद भी नहीं रहे हैं प्लेयर्स जो उनको चाहिए उस पोजीशन में खिलाने के लिए। वेलवर्डे वेस्ट हो जाते हैं, राइट बैक पे जाते हैं तो चुआमेनी खेल नहीं सकते अगर लूकास वास्कोस राइट बैक खेल रहे हैं तो वहाँ पर। तो प्रॉपर आपको कवर तो चाहिए जो है नहीं अभी। तो कैसे इस सीज़न
ये अफेक्ट कर सकती है चीज़ रियल मैड्रिड को, बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ इस चीज़ को लेके, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप ट्रॉफीज़ भी जीत रहे हैं और आप साइनिंग्स भी नहीं कर रहे, तो ठीक है, मतलब फिर तो कौन ही आप पे सवाल उठाने वाला है। अब मान लीजिए रियल मैड्रिड एट द एंड ऑफ द सीजन, अभी जैसा मैंने कहा 5 पॉइंट आ गए हैं बार्सिलोना से। बार्सिलोना का भी इशू है कि वो कंसिस्टेंसी लीग में भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से। तो अगर रियल मैड्रिड फिर से जीत जाती है तो ठीक है, सब भूल जाएंगे ये चीज़। बट अगर रियल मैड्रिड ट्रॉफी लेस रहती है या रियल मैड्रिड स्टम्बल कर जाती है चैंपियंस लीग के लास्ट स्टेजेस में, और लास्ट स्टेजेस में मतलब बिल्कुल लास्ट के कुछ मैचेस में ला लीगा में भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो शायद ये सवाल फिर से आएगा। बट देखते हैं क्या होता है, सीज़न काफ़ी लंबा है। बट हाँ, अभी के लिए आई वुड से कि बहुत अच्छा काम किया हांसी फ्लिक ने। पहली ट्रॉफी जीत गई है बार्सिलोना उनके अंडर, एंड आई थिंक काफ़ी ट्रॉफीज जीतेंगे हांसी फ्लिक बार्सिलोना के साथ। अब तो फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ठीक हो गई है, तो कुछ प्लेयर्स आ जाते हैं, तो आई वुड से कि बहुत बढ़िया काम हो जाएगा बार्सिलोना के लिए। और हांसी फ्लिक के अंडर मुझे लगता है फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है बार्सिलोना का। बाकी देखते हैं क्या होता है अगले मैचेस में। तो ये तो बात हो गई बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड की। अब आते हैं दूसरे मैच पे, जो था मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल। भाई शर्म आनी चाहिए आर्सेनल को, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। लेकिन मैं अभी आर्सेनल पे नहीं जाऊंगा, आर्सेनल को बाद में रोस्ट करूंगा मैं। पहले मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आर्सेनल की बुराई करता रहा तो ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, और ऐसा लगेगा कि आर्सेनल खराब खेली और मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा नहीं खेली। तो मैं पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूंगा, फिर आर्सेनल पे आऊँगा। तो देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैं तारीफ़ ये करूंगा कि बैक टू बैक 2 मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। लिवरपूल के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले। अब आज जिस तरीके से उनके अगेंस्ट ऑड स्टैक थे पूरी तरीके से, एक तो आर्सेनल के होम में मैच है, आप बिल्कुल सेटल्ड नहीं है, नए मैनेजर आए हैं, स्टिल ही इज़ फाइंडिंग हिज वे आउट। अमाद दियालो जो आपके बेस्ट प्लेयर रहे हैं अभी तक नए मैनेजर के अंडर, वो स्टार्ट नहीं किए हैं। यू आर बिट शॉर्ट ऑन ऑप्शंस, आप अभी भी तरीके ढूंढ रहे हैं कि इस टीम को कैसे खिलाया जाए। आपकी किसी भी एंगल से बेस्ट टीम नहीं है, मतलब ये वो प्लेयर्स नहीं है जो आप खिलाना चाहते हैं पर्टिकुलर पोजीशन में। आप जा रहे हैं आर्सेनल के अगेंस्ट, एमिरेट्स में, अगेंस्ट टाइटल चैलेंजर्स। मतलब भले ही इंजरीज हो आर्सेनल को, जो भी हो, टाइटल के लिए जा रही है भाई। इस सीजन तो आर्सेनल को टाइटल जीतना था ना, तो वो टीम के अगेंस्ट जाके, एक तो रेफरी के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, घटिया रेफरिंग हुई है इस मैच में भाई गॉड। और क्या बोलूँ मैं, मतलब इतने गंदे गंदे डिसीजंस दिए हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। जैसे वो ब्रूनो को येलो कार्ड जब मिला, ब्रूनो को डिसेंट के लिए मिला था, वो क्लियर फाउल था वो हेसूस का, जिसमें हेसूस को इंजरी हो गई। आई थिंक उल्टा फाउल वहाँ ब्रूनो पे दे दिया था या प्ले ऑन कर दिया था, याद नहीं मुझे। बट वहाँ पर जो ब्रूनो को गुस्सा आया था, आई थिंक जायज़ था उनका। और भी बहुत सारी ओकेजन्स पे गलत गलत फाउल दिए थे, फाउल थे नहीं वहाँ, फाउल दे रहे थे, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे फाउल हो रहे थे वो दे नहीं रहे थे रेफरी। तो बहुत अजीब सी रेफरिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था बायस्ड है रेफरी इन फेवर ऑफ आर्सेनल उनके होम पे। फिर आगे जाके डिएगो डेलो को रेड कार्ड भी मिल गया, 2 येलो मिल गए उनको। तो वहाँ पे आप 10 मैन है अगेंस्ट आर्सेनल उनके होम में, जहाँ पे हारती नहीं है आर्सेनल इतनी आसानी से, वहाँ पे जाके आपने मैच निकाल लिया। रेजिलियंस दिखाई, ग्रिड दिखाई, डिटर्मिनेशन दिखाया, गेम को पहले एक्स्ट्रा टाइम में ले गए, एक्स्ट्रा टाइम से फिर आप उसको पेनल्टी शूट आउट में ले गए, और पेनल्टी शूट आउट में आपने निकाल लिया वो मैच। तो प्योर नर्व्स, स्किल, डिटर्मिनेशन, और वो कहते हैं ना खून पसीना और मेहनत की एक विक्ट्री है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की। और अच्छा खेली मैनचेस्टर यूनाइटेड इन माय ओपिनियन। तो गेम की जैसे शुरुआत हुई, जितना बेकार फर्स्ट हाफ था, जैसे फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं है बात करने के लिए अपार्ट फ्रॉम सम सिली रेफरिंग डिसीजंस, और ऐसा लग रहा था कि ये तो यार बकवास, एकदम नील नील खत्म होगा मैच। उतना ही बेहतरीन सेकंड हाफ से लेके एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी शूट आउट तक था मैच। बहुत अच्छी शुरुआत की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सेकंड हाफ में, और ब्रूनो की तारीफ करना चाहूँगा जिस तरीके से उन्होंने वो फिनिश किया। चांस मुश्किल होता है इस तरीके से बॉल जब आती है आपके पास, बढ़िया शॉट मारा, फिनिश शॉट जैसा हम कहते हैं FC25 में, तो बहुत ही अच्छी फिनिश थी वो उनकी। और वहाँ पे ऐसा लग रहा था डोमिनेट कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन कुछ देर के बाद ही, जैसा मैंने कहा कि डिएगो डेलो को रेड कार्ड मिल गया, तो ऑड्स फिर से आर्सेनल के फेवर में आ गए उस मैच में। और फिर एक अजीब सी चीज़ हुई जहाँ पर हैरी मैगवायर ने पैर तो अड़ाया काय हैवर्ट्स पे, और वहाँ पर पेनल्टी दे दी रेफरी ने। अब देखिए, मेरा ये मानना है कि आज से 10 साल पहले ना वो पेनल्टी नहीं होती, लेकिन अब क्या रूल चेंज हो गए हैं और गेम का इंटरप्रिटेशन बदल गया, तो करंट इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो पेनल्टी दे दी। सॉफ्ट थी, बिल्कुल सॉफ्ट थी। काय हैवर्ट्स ने डाइव मारी है, 200% डाइव मारी है। बट द थिंग इज कि एनी कॉन्टैक्ट इनसाइड द बॉक्स इज अ पेनल्टी, और थोड़ा कॉन्टैक्ट था हैरी मैगवायर का। तो अगर वो VAR भी होता ना, तो VAR में तो पक्का दे देते वो, अगर रेफरी ऑन फील्ड नहीं भी देता तो दैट्स हाउ इट इज़। और
मुझे भी पसंद नहीं है ये, बट जो रूल कहता है उसके हिसाब से अनफॉर्चुनेटली वो पेनल्टी थी, क्या कर सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थिंक उस चीज़ को एलिमिनेट ही कर दिया बिल्कुल, बिकॉज बैंडर जो उनके सेकंड गोल कीपर है उनाना की जगह आज जो खेल रहे थे, उनका बहुत बेहतरीन गेम था। और जिस तरीके से उन्होंने फिर ओडेगार्ड की पेनल्टी बचाई, 1-1 पे स्टिल मैच में रखा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेव था और आगे जाके जो मैच विनिंग सेव भी प्रूव हुआ। काय हैवर्ट्स काय हैवर्ट्स ने जिस तरीके से चांसेस मिस किए हैं, बाय गॉड 60 मिलियन डाउन द ड्रेन, काय हैवर्ट्स मिस्ड अगेन। और हम यही कहते थे कि जब आपको रिलाय करना होता है काय हैवर्ट्स पे, तो ऐसे मोमेंट्स पे ही ऑफन लेट्स यू डाउन। रहीम स्टर्लिंग को लाया गया जब हेसूस को इंजरी हो गई, अब अटैकर्स बचे नहीं आर्सेनल के पास, तो रहीम स्टर्लिंग भी आया, तो रहीम स्टर्लिंग से भी ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। और आर्सेनल के पास ना वो प्लेयर नहीं है अपार्ट फ्रॉम बुकायो साका और ओडेगार्ड, जब दोनों एक साथ खेलते हैं ना, अब देखना जब साका भी अकेले खेल रहे थे तो एक हद तक ही वो परफॉर्म कर पा रहे थे, ओडेगार्ड की कमी खल रही थी। अब ओडेगार्ड अकेले खेल रहे हैं, साका नहीं है, तो भी उनकी कमी खल रही है। तो दोनों जब एक साथ खेलते हैं तब आपको आर्सेनल का बेस्ट दिखता है अटैकिंग आउटपुट में। उनके अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं कि हाँ यार ये गोल मार देगा या ये मैच निकाल लेगा। हाँ, कभी मार्टिनेली एक आधा गोल मार देते हैं, ट्रोसार्ड ने बहुत क्लच गोल स्कोर किया है आर्सेनल के लिए, लेकिन वो मोमेंट्स में है सारी चीज़ें। कंसिस्टेंटली कौन ऐसा गोल स्कोरर है जो आर्सेनल के लिए हमेशा गोल मारता रहता है? डेक्लन राइस कभी मार देंगे, मिकेल मेरिनो ने एक आधा गोल ऐसा मारा है इस बार, बट कौन है वो बंदा जो कंसिस्टेंटली गोल मारेगा आर्सेनल के लिए ऐसी सिचुएशंस में? तो यहाँ पर आर्सेनल हैव मिस्ड अ ट्रिक मेरे ख्याल से। काय हैवर्ट्स लिया चलो ठीक है, लेकिन आप गैब्रियल हेसूस पे भी अभी भरोसा कर रहे हो। आपको एक प्रॉपर स्ट्राइकर की ज़रूरत थी, सेस्को टाइप का स्ट्राइकर हो गया, गिकोरेस हो गया, कुछ इस तरीके का एक प्रॉपर टारगेट मैन, क्योंकि अगर आप क्रॉसेस भी डाल रहे हो, आज तो सेट पीसेस भी काम नहीं किए आर्सेनल के। जब 10 मैन पे थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, देवर अ मैन डाउन, तब भी काम नहीं किया आर्सेनल के सेट पीसेस। तो जब सेट पीसेस काम नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे? ना आपके पास क्रिएटिविटी है, ना आपके पास वो बंदा है जो बैक टू गोल खेल के थोड़ा बुली करके डिफेंडर्स को घूमा शॉट गोल इंस्टिंक्टिव फिनिशर होता है जो, वो नहीं था। काय हैवर्ट्स को अगर ऐसे गोल्डन चांसेस आप मिस करने दोगे बार बार, न्यूकासल के अगेंस्ट भी किया लीग कप में, यहाँ पर भी 2-3 चांसेस मिस किए, तो कैसे आप फिर आगे टाइटल के लिए चैलेंज करोगे? और ये सीज़न आर्सेनल के लिए चैलेंज करने का नहीं था टाइटल। यहाँ से तो था कि 2 साल में बढ़िया बेस सेट हो गया है, क्लोज गए हैं मैन सिटी के अगेंस्ट, अब यहाँ से तो जीत जाएंगे टाइटल। ये तो आर्सेनल का साल है टाइटल जीतने का। वहाँ पर इस तरीके से आर्सेनल का सीज़न आपको डिरेल होता हुआ दिख रहा है अब, क्योंकि इंजरीज भी हो गई हैं और प्लस जो प्लेयर्स हैं वो स्टेप अप नहीं कर रहे हैं टू दी ओकेजन। ऑन द अदर हैंड यू हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहाँ पर रूबेन अमोरिम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कमिंग टू पेनल्टी शूट आउट, अगर आप देखें, पहली बात तो एक्स्ट्रा टाइम में डेविड राया ने एक बहुत अच्छा सेव किया जोशुआ ज़र्क्सी का, तो 10 मैन मैनचेस्टर यूनाइटेड बिना पेनल्टी शूट आउट के भी जीत सकती थी। दे फोर्स द सेव आउट ऑफ डेविड राया। तो ऐसा नहीं था कि एकदम पारदा बस कर दिया था, काउंटर पे परेशान कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक दो अच्छे काउंटर अटैकिंग चांसेस भी मिले थे उनको, अगर वहाँ पे थोड़ी डिसीजन मेकिंग ठीक होती तो क्या पता एक्स्ट्रा टाइम या नॉर्मल टाइम में ही गोल स्कोर कर देती मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अगेन काय हैवर्ट्स ने फिर से पेनल्टी मिस कर दी। अब देखिए वो तो लॉटरी है, उस पर ज़्यादा मैं हैवर्ट्स को रोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पेनल्टी तो देखिए लॉटरी होती है, कोई भी मिस कर सकता है, कोई भी स्कोर कर सकता है। बट बैंडर ने फिर से वहाँ अच्छा सेव किया और मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स ने अपनी पेनल्टी कन्वर्ट करी, अपनी नर्व्स को होल्ड किया और बहुत अच्छी तरीके से, आई थिंक वहाँ पर कॉन्फिडेंस आ गया होगा मैन यूनाइटेड को कि जो डिफ़िकल्ट फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है भाई। 10 मैन से आर्सेनल को हमने होल्ड कर लिया उनके होम पे, अब भाई पेनल्टी शूट आउट तक आ गए, यहाँ तो 50-50 चांस है पूरा प्रॉपर, और अब यहाँ से भाई नहीं हारना है, अब यहाँ से तो नहीं जीतने देंगे आर्सेनल को। आई थिंक वो आर्सेनल वहाँ पे मेंटली हार गई होगी। तो ठीक है, अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा है आर्टेटा पे, और एमोरिम मेरे ख्याल से अभी तो, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ ये लॉस इतनी ज़्यादा ख़राब है आर्सेनल के लिए, अभी तो एमोरिम ने अपनी फुटबॉल खिलाना शुरू भी नहीं किया है भाई, अभी तो उसने टीम भी नहीं बनाई है, तो सेटल हो रहा है धीरे धीरे यार। तो नए शहर में नहीं आते हैं, देखते हैं अच्छा यहाँ मार्केट है, ये मेरा घर है, इतनी दूर मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने में इतना टाइम लगेगा, ये खाऊंगा, ये पीऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा पार्टी करने दोस्तों के साथ। ही अभी तो कितना सा टाइम हुआ यार एमोरिम को आए हुए, तो अभी तो वो प्लेयर्स नहीं लेके आया अपने, जब वो खेलना शुरू करेगा तो वो अलग बात होगी, वो अलग डिस्कशन है। बट ऐसी टीम के अगेंस्ट आप हार रहे हो और आपने मतलब अपनी मोस्टली क्या आपकी फर्स्ट टीम ही खेल रही थी, मेन टीम ही खिलाई है आपने, उसके अगेंस्ट आप हार गए, उससे आप हार गए मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। मेरे ख्याल से ये अनएक्सेप्टेबल है और अब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा आर्टेटा पे। बट क्रेडिट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे डिजर्व इट, दे प्लेड रियली वेल।
और मैं ये बोल के कि आर्सेनल ने ख़राब खेला, आर्सेनल ने चांसेस मिस किए, बॉटल किया, ये बोल के मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत की शान कम नहीं करना चाहता। मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती है, आर्सेनल हारी नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हराया है उनको, तो क्रेडिट गोज टू देम। तो ये दो मैचेस थे, बड़े बड़े मैचेस, बहुत सारा एक्शन हुआ इसमें। दोनों मैचेस में हमको रेड कार्ड देखने को मिले। टोटल हमने 9 गोल देखे इन 2 मैचेस में, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। एक पेनल्टी शूट आउट, 2 रेड कार्ड, बहुत ख़राब रेफरिंग डिसीजंस और बहुत सारा एक्शन। तो आपकी क्या राय है दोनों मैचेस के रिगार्डिंग? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं आपसे जल्दी। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।